नमस्कार, मैं सुरेश आचार्य। देवलोक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम कुल्लू फल उत्पादक मंडल के प्रधान प्रेम शर्मा जी के साथ एक विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें कि कुल्लू फल उत्पादक मंडल के अभी चुनाव भी होने वाले हैं और जो खासकर बागवानों के मुद्दे हैं, उन्हें क्या क्या समस्याएं पेश आ रही हैं और आगे भी क्या क्या समस्याएं पेश आ सकती हैं, उस विषयों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो प्रेम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवलोक चैनल पर। नमस्कार, मैं प्रेम शर्मा, प्रधान कुल्लू फल उत्पादक मंडल। मैं एक बागवान हूँ और बागवानी के अतिरिक्त मेरा कोई भी और काम नहीं है, इसलिए हमेशा मेरा ध्यान जो है बागवानी और बागवानी से जुड़ी हुई समस्याओं पर रहता है और बागवानों के हितों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बागवानों के समस्याओं का मैं कैसे निवारण कर सकता हूँ और बागवानों की क्या समस्याएं हैं, उसे मैं हर प्रकार से समझता हूँ। शर्मा जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो कार्यकाल है, आपका कार्यकाल कब से कब तक का रहा हुआ है? इससे पहले जो है, मैं पहले 2006 से 2012 तक कुल्लू फल उत्पादक मंडल का अध्यक्ष रहा। अच्छा। और अब दोबारा 2019 से मैं अध्यक्ष हूँ और अभी दोबारा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप जो है 2006 से लेके 12 तक जो आप कुल्लू फल उत्पादक मंडल के प्रधान रहे, उस वक्त की जो स्थितियां थी और आज की जो स्थितियां हैं, उसमें क्या अंतर समझते हैं आप? जब मैं 2006 में अध्यक्ष बना, तो जब मैंने अपना पदभार संभाला तो मैंने देखा कि हमारी जो एसोसिएशन की बिल्डिंग है और जो भूमि है, वो बिल्कुल नदी के मुहाने पर है और उसे बाढ़ आने पर काफ़ी खतरा है। तो मैंने सबसे पहले उसे बचाने के लिए सोचा और उस समय के माननीय वीरभद्र सिंह जो केंद्र में इस्पात मंत्री थे, उनसे 10 लाख रुपए स्वीकृत करवाए और उससे 120 क्रेट प्रायोरिटी पे पहले वहाँ पर एसोसिएशन के बाहर लगवाए और उससे एसोसिएशन के बाउंड्री के बाहर 120 क्रेट नदी के किनारे लगाए, जिससे एक तो एसोसिएशन की भूमि कटाव से बच गई, दूसरे एसोसिएशन की भूमि में बढ़ोतरी भी हुई, काफ़ी चौड़ी जगह हो गई, लोगों को पार्किंग के लिए आगे आने वाले समय में सुविधा मिलेगी। कुछ भरान हुआ है, कुछ भरने को, अगर जब पूरी भरी जाएगी तो उसमें पार्किंग जो है, पूरी पार्किंग की समस्या एसोसिएशन में समाप्त हो जाएगी। और हमेशा बागवानों के हितों के बारे में सोचा, बागवानों की समस्याओं के बारे में सोचा और हमेशा राजनीति में रहते हुए कभी राजनीति को अपने एसोसिएशन में नहीं लाया। राजनीति से एसोसिएशन के लिए क्या लाभ हो सकता है, वो हमेशा करने की कोशिश की। हमने चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही, मैंने और मेरी कार्यकारिणी ने उनसे एसोसिएशन के लिए कुछ न कुछ लाया है। इस टेन्योर में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी पैसे लाए और माननीय वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने भी 10 लाख रुपए दिए, उससे भी हमने काफ़ी क्रेट ऊपर को लगाए। जैसे आपको पता है कि 2018 में बाढ़ आई तो जहाँ तक हमारे क्रेट लगे थे वहाँ तक भूमि सुरक्षित रही, उसके आगे सड़क के किनारे सारी सड़क, आपने देखा होगा नदी के किनारे की सारी सड़क बह गई थी और मकान भी बह गए थे। क्रेट लगाए गए, उससे लोगों को भी जो हमारे साथ साथ जो मकान थे वो बच गए और हमारी भूमि भी बची। इसी तरह मैंने समय समय पर समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाया है और उसे दूर करने की कोशिश की है। शर्मा जी, एक बात जानना चाहेंगे आपसे, आप अभी वर्तमान में भी कुल्लू फल उत्पादक मंडल के प्रधान हैं, तो जो ये आपका कार्यकाल है सन 2019 से लेके शुरू हुआ था,
तो इसमें हम एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जब सन 2019 से जब आपका कार्यकाल शुरू हुआ था, उसी दौरान जो है कोरोना का भी समय था। कोरोना के टाइम में सभी लोग भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार की बंदिशें थी। तो उस दौरान जो है कोरोना के टाइम में आपने बागवानों की किस तरह से मदद की? कोरोना के समय में मैंने और मेरी कार्यकारिणी ने काफ़ी काम किए बागवानों के समस्याओं को दूर करने के लिए। जैसे उसमें गाड़ियां नहीं चल रही थी तो गाड़ियों के परमिट हमने बनवाए लोगों के, और बसें भी नहीं चल रही थी, प्राइवेट गाड़ियां भी नहीं चल रही थी। लोगों को स्प्रे के लिए दवाइयों की बहुत उस वक्त कमी आ रही थी। तो इस बारे में हमने सोचा, तो गांव-गांव में जाकर हमने लोगों को स्प्रे की दवाइयाँ उपलब्ध करवाई, और वो भी उसी रेट में जिस रेट में हमारी पत्रिकुल कार्यालय में मिलती हैं। इसके अलावा उसमें लेबर की बहुत समस्या थी। हमने प्रशासन के साथ मिलकर लेबर की समस्या का समाधान किया, क्योंकि उसमें बाहर के लेबर के आने पर पाबंदी थी। तो हमने यहाँ पर पूरे हिमाचल में लोकल लेबरों से संपर्क स्थापित किया प्रशासन के साथ मिलकर, जैसे चंबा कांगड़ा वगैरह के लेबर से, और बाद में थोड़ा सा उसमें ढील दी गई लेबर आने में, उनके परमिट बनने लगे। तो बाहर से जैसे लेबर आती थी उनको लेबर को कुल्लू में आने के लिए हमने बागवानों के परमिट बनाने में भी मदद की, जिससे कि लोगों को अपनी लेबर वगैरह यहाँ लाने में काफ़ी सुविधा हुई। अच्छा, आप एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और आपने एक बार फिर से अपने प्रधान पद की दावेदारी जताई है, तो इस वर्ष जो है आपका क्या विजन रहेगा आगे के लिए? बागवानी के क्षेत्र में कोई नई योजनाओं को किस प्रकार से लाया जाएगा? देखिए, हमने हमेशा, जैसे मैंने कहा, कि केवल बागवानी को प्राथमिकता दी है। बागवानों की समस्याओं के बारे में सोचा है। बागवानों की समस्या में एक आजकल पशुओं की भी बड़ी समस्या है, उसके लिए भी हमारी एसोसिएशन ने बहुत काम किया। पूरा घास हम उपलब्ध करवाते हैं, और गौशालाओं की मरम्मत करने को थी, उसके लिए भी हमने प्रशासन से पैसा लाकर उसकी छतें रिपेयर कराई, और भी काम किए जो हो सकते थे। दवाइयाँ बहुत ही रिजनेबल रेट में कंपनियों से डायरेक्ट मंगवा कर बागवानों को उपलब्ध करवाई। एसओ के रेट्स मैं दावे से कहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कि कहीं भी आप जाएंगे ये रेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एसओ के रेट के लिए नहीं, सभी दवाइयों के इस रेट में आपको दवाइयां कहीं नहीं उपलब्ध होंगी। हमने एसओ भी डायरेक्ट कंपनी से मंगाया। आपको इसी चीज़ से एहसास होगा कि आज तक 20-25 हज़ार लीटर एसओ बिकता था। पिछले साल हमारे पास भी 30,000 लीटर एसओ बिका है, मगर इस साल सर्दियों में हमने 17,000 रिकॉर्ड तोड़ एसओ बेचा है। ये क्या कारण था? लोग, बाहर के लोग जो बाहर खरीदते थे वो क्यों आए एसोसिएशन में? क्योंकि हमारा रेट, जैसे मैंने कहा, इतना रीजनेबल रेट पूरे हिमाचल में कहीं नहीं था। ये हमारे प्रयासों से, मेरे और मेरे कार्यकारिणी के प्रयासों से, डायरेक्ट कंपनी से मंगाने के कारण ये रेट बाहर भी सस्ते हुए, तेल के रेट हमारे कारण, और दवाइयों के रेट भी हमारी एसोसिएशन के कारण बाहर स्टेबलाइज रहते हैं, स्थिर रहते हैं, नहीं बढ़ते। बागवानों के प्रशिक्षण के लिए, ताकि नई वैरायटियाँ हम पैदा कर सकें, प्रूनिंग की टेक्निक सीख सकें, इसके लिए दवाइयों का कैसे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैसे पोषक तत्व हम प्रयोग करें, इसके लिए हमने जगह जगह प्रशिक्षण शिविर लगवाए, और शिमला से प्रगतिशील बागवान को बुलाकर हमने बागवानों को प्रशिक्षित भी किया। अगर आप एक बार फिर से प्रधान पद पर एक बार फिर से निर्वाचित हो जाते हैं, तो उसमें भविष्य के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? देखिए, विकास जो है ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये समाप्त नहीं होती। मैं आऊँ चाहे कोई भी आए, आदमी का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। तो फिलहाल तो मैं इतना कहूँगा कि पिछला समय हमारा कोरोना काल में गया, हम कुछ नहीं कर पाए। करना तो मैं पीछे भी चाहता था। आपने मेरी अखबारों में कई बार स्टेटमेंटें पढ़ी होंगी, आप तो खुद पत्रकार रहे हैं, आपको भी हमने प्रेस नोट दिए। मैंने हमेशा किसानों की समस्याओं को समझा है, क्योंकि मैं खुद भी
एक किसान के अलावा कुछ नहीं हूँ। तो खाद महंगी हुई। मैंने नवंबर महीने में पीछे 850 रुपये बोरी पोटाश खाद ली थी और 1050 रुपये 15 ली थी। और अभी देखा होगा आपने कि इन खादों के रेट सीधे पोटाश 1700 रुपये हुई और 15 जो है वो 1600 रुपये के करीब हुई। तो इस मुद्दे को भी हमने सरकार से पूरे ज़ोर शोर से उठाया और कोशिश कर रहे हैं कि इसके रेट्स कम हो या सरकार इस पर अपनी सब्सिडी खादों पर बढ़ाए ताकि हमें पुराने मूल्यों पर ही खाद मिले। और आपको पता है कि आज बागवानी का काम इतना महंगा हो चुका है, लेबर रेट्स महंगे हो गए, खाद महंगी हो गई, दवाइयाँ महंगी हो गई। अगर इसी तरह रहा तो हम लोगों को बागवानी करनी बहुत मुश्किल होगी। इस तरह से मैं तो हमेशा बागवानों के लिए संघर्षरत रहा हूँ, सरकार से हमेशा बागवानों के मुद्दे उठाता रहा हूँ। इसी तरह आगे आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि एक तो पत्रिकुल में HPMC की 17.5 बीघे भूमि बेकार पड़ी है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। HPMC का कोल्ड स्टोर था, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ख़राब हो चुका है। मैं चाहता हूँ वहाँ पर एक अच्छा बड़ा CA स्टोर बने ताकि बागवानों को जब रेट्स डाउन होते हैं मार्केट में अपने सेब रखने की सुविधा प्राप्त हो, और जब रेट बढ़ें तो वे अपने फलों को निकाल कर आगे मंडियों में भेजें जब अच्छे रेट्स हों। दूसरे हमारे अच्छे सेब तो चलो ठीक बिक जाते हैं, मगर जो B ग्रेड और C ग्रेड सेब हैं वो औने पौने दाम में बिकते हैं और कुछ भी हमें उसका नहीं मिलता। जैसे कि सेब को पैदा करने का लागत मूल्य 25 से 30 रुपये आता है जी। और हमें सरकार से केवल 9.5 रुपये मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत मिलता है, जिससे हमारा कुछ भी नहीं बनता। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं, जिससे जो हमारा B ग्रेड और C ग्रेड सेब को जिसे हम फेंकते हैं उसे हमारा जूस, जैम, जेली वगैरह बने, ताकि हमारे खर्चे जो हैं लेबर वगैरह के वो उस सेब से निकले। क्योंकि आने वाले समय में बागवानी करना बहुत कठिन हो गया है, लागत मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आमदनी विशेष नहीं हो रही है, क्योंकि सेबों का रेट पुराने समय से वही लगभग चले आ रहे हैं। तो एक ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे को वैज्ञानिक सहायता कोई भी नहीं है बागवानी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग बागवानी कर रहे हैं अपने बलबूते पर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार की ओर से एक यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की ब्रांच हमारे अपर वैली में निकले, कहीं भी जहाँ उचित स्थान हमें मिलेगा, ताकि हम लोग वैज्ञानिक ढंग से खेती करें और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। हमने जैसे देखा है कि शिमला में बहुत अधिक मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई हैं, जिसमें कोल्ड स्टोर भी सरकार द्वारा काफ़ी बनाए गए हैं और जो इम्पोर्टेड प्लांट्स आते हैं वो भी शिमला में काफ़ी समय पहले से मिल रहे हैं। हमें तो अभी मिलने शुरू हुए, अभी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ के प्लांट्स नहीं मिले। मैं प्रयास करूंगा कि इम्पोर्टेड प्लांट्स जो हैं हमारी एसोसिएशन के थ्रू लोगों को आयात करके मिलें। शर्मा जी, इसी के साथ एक बात और जुड़ती है कि हमने पीछे भी ये चीज़ यहाँ पर देखी है कि जैसे हम पतलीकुल सब्ज़ी मंडी की बात करें या फिर कहीं और जगह सब्ज़ी मंडियों की बात करें कि यहाँ से कोई गाड़ी लेके चला जाता है और वो गाड़ियाँ आगे जाके कहाँ चली जाती हैं किसी को कोई पता नहीं होता और वो सेब बागवानों का चोरी हो जाता है। तो इस विषय को लेकर भी जो है फलोत्पादक मंडल की तरफ से जो है आगे भविष्य में कोई और कठोर योजनाएं बनाने का उद्देश्य रहेगा? मैं एक तो सलाह दूंगा कि किसी अनजान व्यक्ति को ज़्यादा पैसे के लालच में माल ना दें, और कभी ऐसी वारदातें हुई हैं चोरी की तो हमने मंडी के लोगों की गाड़ियां हों चाहे बागवानों की गाड़ियां हों, उनको रिकवर करने में, उनसे पैसे लेने में
बागवानों की सहायता भी की है और सब्ज़ी मंडी वालों की सहायता भी की है। ये जो मंडियाँ यहाँ खुली हैं, हमारी लोकल मंडियाँ, ये तो हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुई हैं। इन मंडियों के कारण ही आज कुल्लू के बागवानों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जो जीवन शैली है, काफ़ी ऊपर उठी हुई है। क्योंकि पहले जो बड़े बागवान थे उनका माल दिल्ली में अच्छा बिकता था, जो 100-200 पेटियां भेजने वाले थे, क्रेट भेजने वाले थे, उनका बहुत शोषण होता था, उनको कोई अच्छे रेट्स नहीं मिलते थे। और मंडियां यहाँ पर खुलने के कारण बहुत अच्छे रेट्स, चाहे 10 क्रेट लेके जाए, कोई 2 क्रेट लेके जाए, चाहे कोई 500-1000 क्रेट लेके जाए, सबको माल देखकर अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। ये एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और सरकार इन मंडियों को आधुनिक मंडियां बना रही है, ये भी हमारे लिए एक बहुत राहत और खुशी की बात है, जिसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। शर्मा जी, जैसे कि अभी बस कुछ ही दिन में आपके जो है चुनाव होने वाले हैं, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बागवानों से अपने बारे में अपील करना चाहते हैं तो आप बागवानों के समक्ष जो है आप अपनी बात रख सकते हैं। बागवान भाइयों, जैसा आपको विदित है कि मैंने पहले भी आपकी तन मन धन से सेवा की है और आगे भी करता रहूँगा। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि पिछला जो हमारा टेन्योर अभी 19 से 21 तक का है, ये कोरोना काल में ही बीता। जो ये योजनाएं मैंने आपको जैसे बताई अपने इंटरव्यू में, मैं उनको धरातल पर लाना चाहता हूँ। इसके लिए इस बार आप मुझे एक बार मौका दें, मैं आपकी आशाओं पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। कुल्लू फल उत्पादक मंडल के अध्यक्ष श्री प्रेम शर्मा जी से आज हमारी बातचीत हुई, जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है उन्होंने पीछे कोरोना के समय में भी बागवानों की मदद की और इससे पहले जो भी उनका कार्यकाल रहा उसमें जो है उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो है विकासात्मक कार्य किए। तो प्रेम शर्मा जी, आप हमारे देवलोक चैनल पर आए और आपने जो है बागवानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी और आपने आगे भविष्य की योजनाओं को भी रखा कि आगे जो है भविष्य में किस प्रकार का आपका विज़न है। और जो ये आने वाले चुनाव है कुल्लू फल उत्पादक मंडल के, उसके लिए भी आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप जो है एक बार फिर से चुनकर आएं, बढ़ चढ़कर जो है काम करें। धन्यवाद।